अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे अपने आईटी कंट्रोल्स को। आपको पता है कि चैप्टर 5 हमारा इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर है। अभी कल हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो 5 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया है। आज हम आगे ज़रा लेकर चलेंगे और बात करेंगे कि आईटी सिस्टम जो है उसके अंदर किस तरह के कंट्रोल होते हैं। आपको पता है कि आजकल मोस्टली आईटी के थ्रू ही आपकी सारी अकाउंटिंग भी हो रही है, पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो रही हैं। उसके ऊपर ईआरपी का आपने नाम सुना होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी। वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट से मुराद क्या है कि उसको सारे चीज़ को आपकी आईटी की शेप में लेके उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करवाता है। कि वो जैसे पहले मैनुअल होते थे कि यार ये अप्रूवल लेना, जाके सिग्नेचर करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, वो कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ ऑटोमेट हो गया, वो होगा सारा कुछ, लेकिन अब वो मैनुअल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर है, क्योंकि वो इन दी एंड कॉस्ट है उस चीज़ की, पैसा लगता है इम्प्लीमेंट करने में भी और उसको मेंटेन करने में भी। ठीक है, तो खैर हमने यहाँ पे देखना है कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका आईटी सिस्टम है तो फिर आपने उसके अंदर किस तरह के कंट्रोल्स होंगे। तो चलते हैं जी। इसमें वो आपको बेसिकली बताता है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम है, तो ये दो तरह के आपके कंट्रोल्स कंसीडर किए जाते हैं। इसको अगर हम मतलब बयान इस तरह कर सके तो कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम दो तरह के फिर आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, एक को हम बोल देंगे जी जनरल कंट्रोल्स, आम ओवरऑल कंट्रोल जो होते हैं, और एक होते हैं जी आपके एप्लीकेशन कंट्रोल जो स्पेसिफिक होते हैं किसी नीड के मुताबिक। ठीक है जी, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये दो तरह के कंट्रोल्स आईटी सिस्टम में होते हैं। तो क्विकली ज़रा इसको देखते हैं। जनरल कंट्रोल्स ने कहा जी आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन। मतलब है कि ये ऐसे आपके कंट्रोल्स हैं जो ओवरऑल पाए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि जनरल कंट्रोल में आप ये रख लें कि भाई लॉक लगना चाहिए, ताला लगना चाहिए। ठीक है, ये मतलब काइंड ऑफ फिजिकल कंट्रोल है, ये आईटी से रिलेट तो नहीं एज सच कर रहा, लेकिन अगर इसी को आपने आईटी में लेके आना हो तो फिर आप क्या कहते हैं जी पासवर्ड लगना चाहिए। अब वो पासवर्ड सिस्टम को लगना है, सिस्टम के अंदर रेवेन्यू भी उसका भी डेटा मौजूद है, परचेजेस का भी मौजूद है, रिसीवेबल पेएबल एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, जनरल कंट्रोल आपने एक ओवरऑल एक ऐसा कंट्रोल लगाया जो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को से रिलेट कर रहा है। दे सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स, वो अभी आगे पढ़ लेते हैं। बिकॉज दीज जनरल आईटी कंट्रोल विल अप्लाई टू मोस्ट और ऑल ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेशन। इफ जनरल कंट्रोल्स आर वीक इट इज़ अनलाइकली दैट द प्रोसेसिंग अंडरटेकन बाय द सिस्टम विल बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अगर आपका जो सिस्टम है वो वैलिड नहीं है, उसके अंदर आप कह लें कि आपका प्रोसेसिंग पावर उतनी नहीं है, आपकी मेमोरी उतनी नहीं है। अब देखें, ये जनरल कंट्रोल्स हैं जो कि लाजमी होने चाहिए। इन्हीं कंट्रोल्स की वजह से आगे एप्लीकेशन ने रन करना है। तो अगर ये कंट्रोल्स ही वीक हैं तो एप्लीकेशन रन नहीं सही तरह कर सकती। ठीक है, तो ये जनरल कंट्रोल्स उसको कह रहा है। द ऑडिटर विल देयर फॉर फर्स्टली रिव्यू, तो इसलिए भाई पहले तो हम जनरल कंट्रोल्स को देखना है कि वो इफेक्टिव हैं भी या नहीं है। अगर वही इफेक्टिव नहीं है तो एप्लीकेशन कंट्रोल जो स्पेसिफिक हैं, जो सिर्फ रेवेन्यू का एक मॉड्यूल है, वो रेवेन्यू को देखता है, एक मॉड्यूल सिर्फ परचेज का है, एक मॉड्यूल कैश एंड बैंक का है, वो किस तरह वो रन कर सकेंगे अगर सॉफ्टवेयर ओवरऑल ही ख़राब है। बात आ रही समझ, अगर सॉफ्टवेयर के ही कोई कंट्रोल्स नहीं है, जनरल कंट्रोल्स ही नहीं है जो तमाम एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, तो भाई फिर क्या उसके अंदर आपने एप्लीकेशंस को कैसे आपने देखना है, वो भी सारी ऑब्वियसली उसके अंदर भी मसाइल आते रहेंगे। ठीक है, मैनी ऑफ द जनरल कंट्रोल्स अप्लाई टू लार्ज कंप्यूटर सिस्टम दैट आर रिटन डेवलप एंड मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट कंपनी। हाउएवर सम जनरल कंट्रोल्स आल्सो अप्लाई टू स्मॉलर एंटिटी। आमतौर पे ऑब्वियसली बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लिए होते हैं, जिस तरह मैंने ईआरपी का नाम लिया है। अब ईआरपी
मतलब है कि एक सिस्टम है, ठीक है। अब ERP तो एक जनरल है ना बात, अब स्पेसिफिक नेम्स भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का नेम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर ERP है। फिर आपने नाम सुना होगा SAP का, SAP जिसे बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओरेकल का नाम सुना होगा। ये मतलब इतने बड़े बड़े सिस्टम हैं, पाकिस्तान में भी बहुत कम कंपनीज़ के अंदर लगे हुए हैं। फिर निचले लेवल पे भी कुछ ERP आ जाते हैं। ओडू एक ERP है, वो भी काफ़ी चलता है। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट तरह के जो ERPs हैं, क्योंकि कॉस्ट लगती है ना, इन्वेस्टमेंट लगती है इसके ऊपर। एक तो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट में आपने लगानी, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस या इसको चलाने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए भी थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, जिसको रेलेवेंट आइडिया हो कि किस तरह चलता है। तो वो भी फिर आपको महंगे मिलेंगे, ज़ाहिर है, उन्होंने भी सैलरी वगैरह लेनी है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ है। तो इसलिए आप हमेशा ऐसा काम करने से पहले, सॉफ्टवेयर की तरफ जाने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो। ये तो हम जिंदगी में कुछ भी करने से पहले यही करते हैं ना, CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। यार अच्छा, इसमें तो मुझे कोई फ़ायदा भी है जो मैं ये चीज़ करने लगा हूँ, अगर नहीं है फ़ायदा, मुझे लग रहा है मेरी कॉस्ट ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, हम वो नहीं करते। हमेशा इंसान, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम वही काम करते हैं जिसके अंदर हमारी कॉस्ट कम है, बेनिफिट उससे कोई ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमने पहले चीज़ देख लेनी होती है। मेन कैटेगरीज वो कहते हैं, कुछ कैटेगरीज में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल्स ओवर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखें जनरल कंट्रोल्स की अब बात ये कर रहा है, नीचे जो इसने ये बनाए भी हुए ना 6, तो उसकी बात ही कर रहा है कि हम बस क्विकली इसको देख लेते हैं। जनरल कंट्रोल से भी मुराद आपको समझ आ गई होगी कि जो ओवरऑल कंट्रोल्स हैं, जो किसी भी एप्लीकेशन को चलाने से पहले एक इस तरह के कंट्रोल जो तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं। मतलब आप समझ लें कि सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सिस्टम कितना तगड़ा है जिसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन चलनी है, वो सिस्टम खुद कितना सही बना हुआ है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम है, उसके अंदर क्या कंट्रोल्स हैं सिस्टम के लेवल पे। जैसे हमने वो कहते थे FS लेवल पे एक चीज़ होती है, एक्सर्शन लेवल पे होती है, तो इसी तरह ये भी ओवरऑल लेवल पे है। तो जैसे पहला यदि आपका उसकी डेवलपमेंट आ गई, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एंड एप्लीकेशंस। इंफॉर्मेशन सिस्टम और एप्लीकेशन जो जो उसके अंदर है, उसकी डेवलपमेंट आपने किस तरह की है। फिर वो सेकंड कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर किस तरह होती है, एंड टेस्टिंग, ठीक है, ऑफ चेंजेस, जो जो चेंजेस बीच में आए, जाहिर है चेंजेस आती रहती है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर है एज इट इज़ ही आपने करना है, आप उसको टेलर करते हो, ठीक है, आप उसको कस्टमाइज़ करते हो अपनी नीड के मुताबिक। तो वो करते करते जो चेंजेस आएंगे, या बाद में भी कभी आपको लगा कि यार नहीं पहले तो हमने ये चेंजेस की थी, अब हमें मज़ीद चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उन चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, वरना तो हर बंदा मुँह उठा के चेंजेस करता रहेगा, सिस्टम के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहना। फिर वो कहता है जी प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। देन अगर आप आगे जाएं तो प्रिवेंशन ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट प्रोग्राम और डाटा फाइल, प्रिवेंशन ऑफ इनकरेक्ट डाटा, देन प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड अमेंडमेंट्स टू डाटा फाइल, प्रिवेंशन ऑफ unauthorized amendment to data, then last क्या दी ensuring continuity of operations, ensuring continuity of operations। अच्छा जी, ये कुछ हैं जी आपके जनरल कंट्रोल्स, ठीक है, जो सिस्टम्स के अंदर होने चाहिए जनरली। इनकी आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आमतौर पे ये कंट्रोल्स किस तरह हो सकते हैं। इनको 2-3 बार आपने पढ़ना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। जो 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जनरली बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि भाई जब आपने कोई सिस्टम बनाना है, ठीक है, वो डिटेल में जाने से पहले, मतलब कि एक एक एप्लीकेशन को देखने से पहले आपका काम ये बनता है कि भाई आप उसकी डेवलपमेंट तो ज़रा सही करवाएं ना,
डिज़ाइनिंग कंट्रोल्स की ठीक हो, डेवलपमेंट ठीक हो, ये ना हो कि उसको डेवलपमेंट से मुराद क्या है, उसका बनाना सिस्टम का। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कोई आम काम तो नहीं है, ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर हाउसेज इसको काम को करते हैं, टेक्निकल नॉलेज उनके पास होना चाहिए, ना सिर्फ उनके पास अपना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए बल्कि फंक्शनल कंसल्टेंट भी होने चाहिए साथ। फंक्शनल कंसल्टेंट से मुराद कौन है, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट को देखते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन भी इसके अंदर आनी है, आपकी अकाउंटिंग भी आनी है, तो अकाउंटिंग के लिए अकाउंट्स का बंदा होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन वाला जो पूरा फ्लो चार्ट प्रोसेस बता रहा हो, यार अच्छा ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो सारा कुछ आपने उसमें डॉक्यूमेंट करना है। तो डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा तगड़ा टाइम लगाना है आपने, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस, हाँ भाई जो कुछ भी डेवलप हुआ है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अब आपको पता है सॉफ्ट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिख लिख के करनी चीज़ें, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि मैनुअल्स होते हैं अक्सर जब आप कोई चीज़ भी परचेज करते हैं, कोई एसी लिया आपने, कोई एलसीडी ली और मोबाइल लिया, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि भाई ये किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, या छोटी मोटी चेंजेस वगैरह इसमें करनी हो किस तरह से होंगी, तो वो डॉक्यूमेंट करना है। और इस तरह अगर कोई चेंजेस की गई हैं तो उसको टेस्ट भी करें, पहले टेस्ट रन वगैरह सारा कुछ होगा। देखिए जब सिस्टम बनता है तो ऐसे नहीं होता कि आज सिस्टम बना चलो ये कल से लॉन्च कर दें, हमेशा हमेशा ट्रायल रन किया जाता है, इसको टेस्ट रन भी कहते हैं। पहले उसको ट्राई किया जाता है चला के कि क्या वो चीज़ फिजिबल भी है, वो मकसद दे रही है जो हमें चाहिए था। देन उसने कहा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज चेंजेस, इनको रोकने के लिए, अनऑथराइज चेंजेस को रोकने के लिए आपने क्या किया है, वो भी कोई कंट्रोल्स आप लगाएं, ठीक है। कि कोई भी बंदा ऐसे ही अरा गरा आके ये ना हो कि डैशबोर्ड पकड़े और उसको डैशबोर्ड, आपको पता हो कि जो डैशबोर्ड से मुराद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो एडमिन डैशबोर्ड है, ठीक है, कि उसको यूज़र जो चेंज कर सकता है चीज़ें, वो वाला डैशबोर्ड। अब अगर वो हर पर्सन के पास मौजूद है उसकी एक्सेस, तो वो तो कोई भी चेंजेस कर देंगे, फिर फ़ायदा मकसद ही ख़त्म हो गया सारा कंट्रोल्स लगाने का। तो वो जो लोगों ने कराने वो ऑथराइज होने चाहिए, और उनको रोकने के लिए आपने प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव दोनों तरह कंट्रोल्स लगाने। प्रिवेंटिव तो ये ना कि अनऑथराइज चेंजेस हो ही ना, लेकिन अगर कोई हो गई हैं तो वो डिटेक्ट कर भी हो सकें कि यार अच्छा ये हमें पता भी चल गया। ये ना हो कि पहले तो आपने होने दी हैं, ठीक है, तो वो मसला है। दूसरे नंबर पे चलो अगर हो गई थी तो अब आपको पता भी नहीं चल रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। देन प्रिवेंशन ऑफ इनकरेक्ट डाटा फाइल्स, हाँ इनकरेक्ट डाटा ना उसके अंदर फीड हो रहा हो, इसको रोकना है आपने। इनकरेक्ट डाटा, ये देखें अगेन बात समझे, ये एप्लीकेशन कंट्रोल जब पढ़ेंगे ना, ये रेवेन्यू का अलग होंगी बातें, परचेजेस की अलग होंगी बातें, उसमें डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें होंगी। यहाँ पर वो कह रहा है कि यार यहाँ मैं वो बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो हर चीज़ के ऊपर लगनी है। मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड का नेम नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे ये होनी चाहिए। तो भाई आपने उस रेलेवेंट फील्ड में जाकर जो ये काम करना है तो आप पहले ही कर लें, ठीक है। कोई ऐसे कंट्रोल्स बना लें कि ये काम ना हो। देन वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज अमेंडमेंट टू डाटा, ये जो डाटा था उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है, कोई चेंज करनी पड़ती है, वो ना हो। मिसाल के तौर पे अगर सैप की बात की जाए या जितने भी बड़े आपके ERP सॉफ्टवेयर हैं, वो ये अलाउ ही नहीं करते कि आप बैक डेट पर जाके एडिट कर सके कोई अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन, वो ये अलाउ नहीं करते कि आप बैक डेट पे एडिट कर सके। वो कहते हैं वो हो गई है जो होनी थी, हाँ अब आप इसको क्या करो, इसका रिवर्सल करो, ताकि ट्रैक तो रहे ना भाई कि पहले ये चीज़ हुई थी, डॉक्यूमेंट हो जाए ना कि ये अब हो गया। अब अदरवाइज पहले फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री की थी 1 लाख रुपए से, अब आपको याद है वो 90,000 से करनी थी, वापस गए 90,000 से कर दी। हु नोस के पता नहीं वो सही एंट्री हुई भी है दोबारा या नहीं, या पहले वाली सही थी, किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई आप उसका ट्रैक रखें ताकि जब वो ऑडिट में आनी है चीज़, या जिन्होंने भी देखना होता है डाटा रेलिवेंट पर्सनस ने, उनके नॉलेज में हो कि यार अच्छा पहले कुछ और था अब ये कुछ और है, तो उससे रीजंस भी पूछे जाएँ। बात आई नहीं समझ, इसलिए डॉक्यूमेंट करना जरूरी, इसलिए अनऑथराइज अमेंडमेंट भी रोकनी है। और लास्ट पे इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पेशली अगर आपने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ERP कर दी है, ठीक है, आप भाई सॉफ्टवेयर के अंदर ले आए हैं, मैनुअल आप काम ही नहीं करते कोई, अब अगर सिस्टम 2 दिन डाउन हो गया तो भाई कबाड़ा हो गया। सिस्टम कोई चोरी करके ले गया, सिस्टम को कोई डैमेज कर गया, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कर ली किसी तरह, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या कोई बैकअप है आपके पास अवेलेबल, और क्या वो बैकअप सेफ़ है? ठीक है, इसलिए जितने भी होते हैं ना इस तरह सॉफ्टवेयर, उनका बैकअप होता है, और बैकअप भी मोस्टली वो क्लाउड स्टोरेज लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज से मुराद जो ऑनलाइन स्टोरेज उनकी होती है वो लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें फिजिकल भी सर्वर, उन्हें पता है कि वो जो सर्वर रखेंगे भी तो वो उधर से आपका वो पता लगेगा कोई सर्वर ही उठा के ले गया, ठीक है। तो इसलिए वो क्लाउड सर्वर की तरफ जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। और सिस्टम जितनी देर तक डाउन रहता है, इंटरनेट है, नेटवर्क है ये भी ऑब्वियसली, तो नेटवर्क जितनी देर डाउन रहता है उसको डाउन टाइम बोला जाता है ठीक है। और जब वो ऑन होता है, अप टाइम होता है, आपका सिस्टम 99.9% टाइम जो है ना वो आपका
अप टाइम होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। अगर आपका सिस्टम ये है कि जी जिस तरह पाकिस्तान में होता है अक्सर मोबाइल ऐप्स आप देखें बैंक्स की, ये HBL की देख लें, वो दूसरे दिन ही वो डाउन हुई होती है, ठीक, वो बंदा कस्टमर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ वो खुद भी डिस्टर्ब होती होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस के लिए आपके क्या कंट्रोल्स हैं ये भी आपने देख लेने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहे हैं हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स के ऊपर। ये ना आपने 1 बाय 1 सारे पढ़ लेने हैं जनरल कंट्रोल्स, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना ये जेहन में चीज़ें बैठने लग जाएंगी, क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया भी, ये केस सिनेरियो नहीं आता इसका सिंपल वो यही कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ वर्डिंग इस तरह की आएगी जो आप कहेंगे कि यार ये न्यू है या हमें नहीं पता, तो आपने पूछनी है, अदरवाइज बोंगे बन के बैठे रहेंगे तो फिर आपका नुकसान है। सही है। अच्छा जी, एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे अगर हम आए, एप्लीकेशन कंट्रोल्स अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पे मॉड्यूल लिख लें, मॉड्यूल भी बोल दिया जाता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें एक जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग चीज़ें, उनको एप्लीकेशन भी बोला जा सकता है, मॉड्यूल भी बोला जा सकता है। जैसे रेवेन्यू का है, प्रोडक्शन का है, HR का है, पेरोल HR वो एक चीज़ है, फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है। सही है। तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन है डिफरेंट, तो उनको कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अब हर जो एप्लीकेशन है उसके स्पेसिफिक कंट्रोल्स होंगे। ओबियसली जो रेवेन्यू के अंदर जिस तरह का मॉडल चलता है, रेवेन्यू का जो फ्लो चार्ट है, परचेजेस का तो वो नहीं है, बैंक्स का तो वो वाला नहीं है, बात आ रही समझ, लोन्स का तो वो नहीं है। तो मतलब है कि हर हेड का डिफरेंट तरह का सिस्टम है, तो भाई उसको फिर आपने स्पेसिफिकली उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना है ना, कि जो वहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कंट्रोल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें सेल्स की, तो उसके में इन्वॉइसेस जनरेट होनी होती है, तो आप कह सकते हैं कि इन्वॉइसेस जो हैं सीरियली प्री नंबर्ड होनी चाहिए, नंबर वगैरह उन पर लगा। अब ये चीज़ इधर तो आ जाएगी, लेकिन अगर यही हमने बात करनी हो फॉर एग्जांपल किसी और हेड की, आप कह लें कि बैंक पेमेंट्स की करनी है बात, तो उसके अंदर तो आपने इन्वॉइस होती ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह परचेज़ की अगर बात है, तो परचेज़ में परचेज़ इन्वॉइसेस आएंगी, सेल्स इन्वॉइसेस तो नहीं आएंगी। उनके ऊपर जो डाटा होगा, जो उसके अंदर डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं वो भी अलग होती हैं, वो सेल्स इन्वॉइस वाली डिटेल्स तो नहीं ना वहाँ पे होती। सेल्स में कस्टमर आना है, परचेज में सप्लायर आना है। भाई एग्जांपल एक दे रहा हूँ, सेल्स ने जो है वो कस्टमर लिस्ट के साथ अटैच होना है, परचेजेस ने सप्लायर लिस्ट के साथ अटैच होना है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट हैं चीज़ें। तो इसलिए वो कहता है कि एप्लीकेशन कंट्रोल आपने अपने हिसाब देखना है हर एप्लीकेशन के अंदर। दीज कंट्रोल्स हेल्प टू इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन अकर्ड आर ऑथोराइज एंड आर कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है जी। मैनुअल भी हो सकते हैं कंट्रोल, कंप्यूटराइज भी हो सकते हैं कि किस तरह आपने करना है। मोस्टली अभी फ़िलहाल हम IT की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटराइज चीज़ें ही हैं। एग्जांपल के तौर पर उसने कहा एग्जिस्टेंस चेक से मुराद यहाँ पे क्या है, कंट्रोल लगाना। सही, वो चेक लगा देना, कंट्रोल। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल एक एक्जिस्टेंस चेक आप लगा देते हैं, वो क्या है, दैट डाटा आर एंटर्ड करेक्टली एंड एग्री विद वैलिड प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया। एन एक्जिस्टेंस चेक इज सिमिलर बट द प्रोग्राम चेक्स द एक्चुअल एक्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कोड। उसने कहा मिसाल के तौर पे एग्जिस्टेंस चेक आप ये लगा लें कि लेट्स से आपने कुछ कॉलम्स रखे हुए हैं और उसमें आपने लाजमी कर दिया गया ये वाला लाजमी फिल करना है, अदरवाइज प्रोसेस नहीं होगा। आपने देखा होगा कई बार आप कोई क्वेश्चनर फिल करने लगते हैं, या आप कई बार कोई गूगल फॉर्म फिल करने लगते हैं, जैसे सबमिट करते हैं तो वो कहता है कि नहीं भाई वो वाला डाटा आपका मिस है। वो एग्जिस्टेंस चेक है कि यार क्या वहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल है। अच्छा, फिर आपने उसमें फॉर्मेट भी दिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वहाँ पर दिया हुआ डेट का फॉर्मेट उस सेल के अंदर स्पेसिफिक कि इसमें डेट डालेंगे, अब आप वहाँ पर कुछ और डालेंगे ना, अमाउंट्स डालेंगे कुछ और, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा भाई ये जो है आप यहाँ पे सिर्फ डेट ही डालें। तो ये एग्जिस्टेंस चेक इसको कह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने कहा पेरोल सिस्टम के अंदर इनपुट ट्रांजेक्शन में इंक्लूड अ डिपार्टमेंट कोड फॉर ईच एम्प्लॉय। अब वो कहते नहीं आपका डिपार्टमेंट कोड हो सकता है कि हर एम्प्लॉय के लिए, मिसाल तौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को P कह दिया, P1 P2 P3 इस तरह, फाइनेंस डिपार्टमेंट को F1 F2 F3 इस तरह दे दिया। और वो कहता है कि अगर आपने पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर पेरोल शीट बनानी है, सैलरी शीट बनानी है, लेकिन उसमें आप डिपार्टमेंट का कोड नहीं आ रहा किसी एम्प्लॉय का, एरर आ जाएगा, एग्जिस्टेंस चेक आ जाएगा कि भाई ये क्यों नहीं है वो चीज़ अवेलेबल। ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर वो कहते हैं रेंज चेक भी हो सकती है। रेंज चेक भी ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड एक रेंज होती है कि इसके अंदर ही फॉल करनी चाहिए। ठीक है जी। तो वो आ सकता है, मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट लगाई हुई है कि यार इस लिमिट के अंदर रहते हुए इसको आप उधार पे चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि आपने उससे बढ़ के एंट्री किया, फ़ौरन वहाँ पे क्या आएगा,
पॉपअप आ जाएगा, एक वार्निंग आ जाएगी, ठीक है, एक अलर्ट आ जाएगी कि भाई आप रेंज क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है। इन्होंने इन्वेंट्री एग्जांपल दिया, इन्वेंट्री कोड्स में भी विद इन द रेंज, उसने कहा आप इन्वेंट्री के कोड लगा सकते हैं 2000 से लेकर 4000 के बीच में। अब जैसे आप अगर कोई कोड लगा रहे हैं 1913, ठीक है, उसने फ़ौरन कह देना कि नहीं भाई आपके तो रेंज आउट ऑफ रेंज है, ये तो कंट्रोल ये जो है एंट्री आप कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक रेंज चेक लगाया हुआ, इस रेंज के अंदर अंदर रहना है, ठीक है। फिर सीक्वेंस चेक का भाई तरतीब में चीज़ें चल रही हैं। मिसाल के तौर पे एक ये भी एक सिस्टम के अंदर आमतौर पे प्री डिटर्मिनेड चीज़ होती है। लेट्स से 7 अप्रैल है, ठीक है, 24, उसके ऊपर मिसाल के तौर पे इनवॉइस नंबर की अगर बात की जाए तो इनवॉइस नंबर चल रहा है लेट्स से 18। अच्छा, अब आगे 9 अप्रैल आ गया तो उसके अंदर इनवॉइस नंबर अगला ही कोई होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल ये इससे नेक्स्ट इनवॉइस ही 9 अप्रैल को हुई है तो यहाँ पे 19 आएगा। अब अगर यहाँ पे 18 की बजाय 17 हो जाता है, मतलब 19 की बजाय 17 हो जाता है या 16 हो जाता है, इसका मतलब है कि भाई आपका ये वाला चेक गलत है, वो सीरियली प्री नंबर्ड ही नहीं है चीज़, सीक्वेंस टेस्ट आपका नहीं लगा हुआ। इससे ये जाहिर होगा कि आपका सिस्टम वीक है। हमने जब सिस्टम की जाके अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है तो सारा कुछ वो बताएंगे ज़रूर, सारा कुछ ही है ये, लेकिन उसमें कई चीज़ें होंगी कई नहीं होंगी। फिर जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे तो हमारा मकसद ये होता है यार ये जो जो इन्होंने बताया है क्या वो सारा कुछ फॉलो हो भी रहा है, सैम्पल बेसिस पे हम देख लेते हैं। अब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया मुझे कि सीक्वेंस टेस्ट भी है, लेकिन मेरी नज़र में एक ट्रांजेक्शन आ गई, मैंने कहा 7 अप्रैल को 18 नंबर है, 9 अप्रैल को 16 नंबर, भाई इनवॉइस कैसे जा सकती है, तो आगे को जाना चाहिए, इसका मतलब सीक्वेंस टेस्ट हैज़ फेल्ड, ठीक है। तो एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये मैं कह सकता हूँ फेल्ड है। इस तरह रेंज चेक वगैरह बाकियों को भी आपने देखना ही होता है। कंप्लीटनेस का एक हो सकता है, कंप्लीटनेस का मिसाल के तौर पे उसने एग्जांपल दिया कि फाइल शुड ऑलवेज कंटेन अ डाटा रादर देन अ जीरो और ब्लैंक। हाँ, वो कहता हो सकता है कि आप चेक लगा दें कि भाई कोई भी सेल या कोई भी कॉलम जो आप करना चाह रहे हैं वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर या तो कोई अमाउंट हो और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो को लिखना ही है आपने, आप एग्जांपल दे रहा है वो, आप ये कर सकते हैं। और हो सकता है आप ये कहें कि जी 100 रुपये से नीचे की कोई अमाउंट नहीं इसमें होनी चाहिए, तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो कंप्लीटनेस चेक ही है। कंप्लीटनेस का मेन मकसद ये है कि चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर डबल एंट्री की बात मैं करूँ और डबल एंट्री में आप कहें कि यार अगर तो डेबिट साइड के ऊपर मैं लिख दूँ 1 लाख रुपया, ठीक है, और उसी की क्रेडिट साइड में मैं कुछ भी ना लिखूँ या ज़ीरो लिख दूँ, ठीक है, या ब्लड से मैंने खाली छोड़ दी है, एम्प्टी है, और अगर मैं इधर प्रोसेस का बटन आ गया, प्रोसेस, उसको मैंने ओके किया और अगर ये एंट्री पास हो गई है तो भाई ये क्या फजूल सिस्टम रखा हुआ है आपने, ये नहीं होनी चाहिए ना पास। इसका मतलब है कि कंप्लीटनेस टेस्ट ही नहीं है, आपका डाटा कंप्लीट नहीं है, खाली डाटा पड़ा हुआ है। कैसे हो सकता है कि डबल एंट्री में ये दोनों चीज़ें ही नहीं है। अभी मैं एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो एक अलग बात है ना कि इधर 1 लाख इधर भी 1 लाख। अभी तो फिलहाल तो पहली बात आ रही है कि कंप्लीट ही नहीं है भाई, वो खाली चीज़ कैसे फिल हो सकती है, वो सबमिट कैसे हो सकती है, तो आपका कंप्लीटनेस आ सकता है। फिर वो एक्यूरेसी टेस्ट ये हो जाएगा, अगर एक्यूरेसी टेस्ट की बात करें तो वो ये कि भाई बराबर होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ही बराबर हो, लेकिन डबल एंट्री के अंदर हमें पता है कि बराबर है। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को आपने एप्लीकेशन कंट्रोल्स में समझना है, इसके अंदर देखना है कि भाई जहाँ पर ये बराबर होनी चाहिए वो ज़ाहिर है डबल एंट्री में, हर चीज़ के अंदर तो नहीं है, प्रोडक्शन के अंदर तो नहीं है, इनवॉइस के अंदर आपने किसको बराबर करना है, ठीक है, वहाँ पर कुछ और होगा। जनरल कंट्रोल्स के अंदर जनरल चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब नीचे वो एक कह रहा है डुप्लीकेट चेक। ये सिंपल है कि भाई कोई दोबारा तो नहीं वो कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। ये आपने शायद सिस्टम कोई मोबाइल ऐप बैंक की कोई उसमें भी देखा हो, अक्सर होता है कि दोबारा फ़ौरन ही ट्रांजैक्शन अगर करने लगे ना, मतलब उन्होंने शायद कुछ चेक किस तरह का डुप्लीकेशन का रखा होगा कि 1-2 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन रिपीट ना हो, अदरवाइज़ तो एक ही पर्सन के साथ दोबारा हो ही सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने शायद उनके, अब एप्लीकेशन कंट्रोल है, उसका पीछे मकसद क्या था वो तो फिर बंदा देखे सही तरह जाके अंडरस्टैंड करे कंट्रोल्स को, फिर समझ आए। लेकिन अपेरेंटली प्रीमा फेशी ये लगता है कि भाई वो ना उन्होंने कोई इस तरह सिस्टम लगाया कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रांजेक्शन किया है 10,000 भेजा मिस्टर अली को, अब अगर मैं विद इन 1 मिनट, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है, विद इन 1 मिनट में दोबारा 10,000 रुपया सेम अमाउंट भेजने दूँगा सेम पर्सन को, तो वो कह सकता है कि जी ये हमें लग रहा है कि डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन है, आप एक बार पहले देख लें जाके कि ऑलरेडी जो आपने एक ट्रांजेक्शन की थी क्या वो प्रोसेस होगी, इसका मतलब उन्होंने एक डुप्लीकेट चेक लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ही हमारे भी अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर हम अकाउंटिंग क्या जो पूरे का पूरे ERP के अंदर हम डुप्लीकेट
चेक अपने लगा सकते हैं कि चीज़ें डुप्लीकेट ना एटलीस्ट हो रही हो। आपने अगर एक्सेल सही तरह सीखा है, सही भी क्या थोड़ा सा भी सीखा है, तो उसके अंदर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक होती है, ठीक है, वो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी शो कर देती है, तो वो भी अब देखें चेक की एक टाइप है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे बैच टोटल। बैच टोटल से मुराद क्या है कि भाई आप ना जो आपने वैल्यूज़ डाली हैं या जो आपकी आइटम्स हैं उनका हर किसी का नीचे टोटल आता रहे, ठीक है। और हर किसी का एक तो टोटल आ जाएगा, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी 10,000 वाली ट्रांजेक्शन्स का एक टोटल आ गया, 20,000 वाली का आ गया, 30,000 वाली का आ गया, फिर एक पूरा टोटल भी आ गया, ठीक है। अब जब वो टोटल आता है वो उसको आप फिर क्रॉस वेरीफाई अक्सर करते हैं किसी और चीज़ के साथ जहाँ पर वो टोटल लिखा हो। मिसाल के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि यार फलां सप्लायर का टोटल सिर्फ मैं ये करना चाहता हूँ कि मिस्टर एक्स जो मेरे सप्लायर हैं उनकी तमाम ट्रांजेक्शन्स लेजर्स के अंदर उनका टोटल साथ साथ शो होता रहे। अब जैसे उनका टोटल शो होगा, अब आप उसी को उठा के सप्लायर स्टेटमेंट के साथ, सप्लायर स्टेटमेंट क्या है जो सप्लायर ने आपको भेजी हुई है कि भाई आपने मेरे इतने पैसे देने, आप उसके साथ कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो खैर उसका यूजेज है ना, लेकिन फिलहाल हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो वो आपका बैच टोटल मतलब कि चीज़ों को टोटल करके रेलिवेंट जो एक जैसी हैं उन वो भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है एक चेक डिजिट। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। चेक डिजिट आप लोगों ने अगर मैं कहूँ तो एनटीएन का पता है आप लोगों को? नेशनल टैक्स नंबर सुना ही हुआ है, कभी देखा है एनटीएन? किसी का भी जो एनटीएन होता है ना, वो लेट से अगर मैं कहूँ तो फॉर एग्जाम्पल वो 6 डिजिट्स पहले आ जाएंगे इस तरह करके, कुछ भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं ढूंढने ना लग चले ना क्या। अच्छा, उसके बाद ना फिर ये डैश लगी होती है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता है 0 से लेकर 9 तक, ऑब्वियसली कुछ भी लिख दो ये सही। ये जो नंबर है ना, दिस इज कॉल्ड चेक डिजिट। क्या कहते हैं इसको? चेक डिजिट इसको बोला जाता है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये भी एक कंट्रोल है, ये भी एक कंट्रोल होता है चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। अभी इसका मकसद सारा देख लेते हैं, लेकिन ये आमतौर पे एनटीएन के अंदर, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर टैक्स पढ़ा हुआ है और एनटीएन शायद देखा भी होना तो चाहिए देखा, तो उसमें आमतौर पे यूज़ होता है। लेकिन कंपनीज अपने डाटा के अंदर भी यूज़ कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं, आए ज़रा देखते हैं। चेक डिजिट्स क्या है? चेक डिजिट्स आर चेक्स, फिर अगेन बात चेक से मुराद क्या था? कंट्रोल है। आर चेक्स विद इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द वैलिडिटी ऑफ की न्यूमेरिकल कोड सच एज कस्टमर कोड, सप्लायर कोड एंड एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो कहता है कि आप ये देखने के लिए कि क्या ये मेरा सप्लायर कोड या मेरा कस्टमर कोड या मेरा एम्प्लॉय कोड वैलिड है, सही है या नहीं है, आपने एक चेक डिजिट लगाया होता है उसके साथ, ठीक है, ताकि ये ना हो कि कोई भी बंदा कोई अपना कोड जनरेट करके घोस्ट एम्प्लॉय डाल ले, सही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कस्टमर अगर कोई ऐड करना है तो आपने उसको एक कोड भी देना है। अब हर बंदा अपने हिसाब से फेक कस्टमर्स बनाना है, खुद से कोड बनाना के वहाँ पे डालता जाए, तो किस तरह देखा जाएगा कि क्या वो जो कोड्स हैं वो वैलिड कोड्स हैं या नहीं है, क्या वो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हैं या नहीं है, किसने फेक कोड्स तो नहीं बनाए। तो उसके लिए वो कहते हैं चेक डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह करते हैं देखते हैं। व्हेन चेक डिजिट्स आर यूज एवरी कोड इज गिवन एन एक्स्ट्रा डिजिट। एक्स्ट्रा डिजिट आ गया ना, ये मतलब असल कोड ये था, असल आपका एनटीएन ये था, ये आपको एक एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। अच्छा, दिस इज द यूनिक डिजिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर डिजिट्स इन द कोड। ये एक यूनिक डिजिट है जो बाकी डिजिट्स में से ही निकाला जाता है, वो देख लेते हैं अभी। An example might illustrate how check digits operate. In this example, modulus 11 check digit system is used. ओके, वेयर द चेक डिजिट कैन बी एनी ऑफ 11 नंबर्स। वो कहते हैं 11 नंबर्स में से आप कोई भी बना सकते हो, 0 से लेकर आपका 10 तक, ठीक है। 0 से 10 तक कोई भी आप नंबर को चेक डिजिट के तौर पे यूज़ करो, तो 11 हो गए ना टोटल, फिर 0 मिला के। द बेसिक कोडिंग सिस्टम इज़ फॉर अ 5 डिजिट कोड, okay, and a 6th digit will be added to complete the code. Suppose that a customer's 5-digit code is 23467. The check digit is calculated as follows. अब ये बात ज़रा आपने समझ नहीं, उसने खैर कहा कि आमतौर पे 5 डिजिट कोड यूज़ होता है, छठा चेक डिजिट होता है। हमने यहाँ पे 6 डिजिट कोड यूज़ कर लिया, छठा 7वां हमारा चेक डिजिट बन गया, ठीक है। लेकिन आमतौर पे वो कहता है 5 भी होता है, 6 वाला भी हो सकता है, 7 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं। अब वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि भाई अगर 2 3 4 6 7 असल कोड है, मेन कोड है, तो उसका चेक डिजिट कैसे जनरेट किया जाएगा, निकाला किस तरह जाएगा। उसने ब्रैकेट में लिखा इन दी मॉड्यूलस 11 सिस्टम। मॉड्यूलस 11 सिस्टम से मुराद क्या है कि आप जो चेक डिजिट है वो 0 से लेकर 10 तक वाला यूज़ कर सकते हो। मतलब ये 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये नंबर हो सकता है, तो 11 डिजिट हो गए। चलें देखते हैं। अब उसने कहा कि हमारे जो कोड डिजिट्स हैं उनको आप एक साइड पे लिख लो। उसने एक साइड पे लिख लिया 2 3 4 6 7, यही थे ना, पहले 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 6 7 लिख लिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी इनको उल्टा आपने वेटिंग देने लगी, यानी देखिए 5 कोड ये हैं, तो छठा कौन सा होगा आपका? डिजिट कोड, चेक डिजिट होगा ना। बात फॉलो कर रहे हैं? इसको बनाना किस तरह है, पेपर में हो सकता है 2-3 नंबर का आ जाए, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है, तो हम थोड़ा सीख लेते हैं। इधर दोबारा ना बना दूँ ऐसे, चले इधर ही कर लेते हैं। इसको फिर आप ना एक आधा कोई खुद से एग्जांपल लेकर भी करना प्लीज़, फिर वो समझ आ जाएगी ज़्यादा। चेक डिजिट, अच्छा उसने कहा जी फॉर एग्जाम्पल हमारा है, अभी यही एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 6 7, यही है। उसने कहा अभी एक लाइन में आपने कोड्स लिख लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7, यही नंबर है 2 3 4 6 7, हाँ ये है, ठीक है। अच्छा लास्ट पे वो कह रहा है कि जी आप एक चेक डिजिट रखना चाह रहे हैं, ओके जी। अच्छा अब आपको पता है चेक डिजिट है, उसको आपने नंबर 1 उल्टा उसको स्टार्ट करना है। नंबर 1 है, ये क्या है? नंबर 2 है, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये मल्टीप्लाई करते रहे, नंबर 5 और ये है नंबर 6। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये 5 कोड्स हैं, तो छठा जो है ये हमने ढूंढना है, ये चेक डिजिट होगा। तो हमने छठे को मतलब उल्टा रख के उसको 1 कर दिया और ये हम इस तरह इसको ले गए। अब इसको सिंपल वो उसने मल्टीप्लाई करना है। उसने कहा ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक अभी ज़रा इसको समझें, ठीक है, यहाँ तक इसको ज़रा देखें, नरेशन बाकी पढ़ते हैं फिर इस पे मज़ीद समझते हैं। अच्छा अब ये बात होगी, उसने कहा इन अ मॉड्यूलस 11 सिस्टम द चेक डिजिट इज़ गिवन अ वेटिंग ऑफ 1। चेक डिजिट को आपने हमेशा 1 की वेटेज देनी है और फिर उल्टा ऊपर को चले जाना। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड सो दैट द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द कोड मल्टीप्लाइड बाय देयर वेटिंग विल एड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 11। वो कहता है कि आपने इसको इस तरह करना है कि जो आपके टोटल हो जाएगा ना इन सब नंबर का, वो मल्टीपल ऑफ 11 बन जाना चाहिए। कितना बन जाना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। इधर देखें आप, ये आपने इसको वेटेज वगैरह दी है, ये उल्टी, ये कितना हो गया? 12 15 27, 27 और 6 33 और 43, और ये कितना हो गया अभी? 43 और 8 51 61 75। अभी तक कितना बना है भाई? 75 है। अब क्योंकि हमारा मॉड्यूलस 11 सिस्टम है, मॉड्यूलस 11 सिस्टम क्या कहता है कि आपका जो भी जवाब आएगा इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग द मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ, प्रोडक्ट ही कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, चेक डिजिट, ये आपका क्या होना चाहिए? 11 नंबर का कोई मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल से क्या मुराद है? 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 55 66 77 88, इस तरह करके, ठीक है। उसका मल्टीपल कोई ना कोई होना चाहिए। अब देखें हमारे पास ये 75 है, मैं चाहता हूँ कि यार अब ना ये मल्टीपल बन जाए। अब ये ज़ाहिर है कम तो नहीं हो सकता क्योंकि आप माइनस नहीं कर सकते, आपने प्लस में जाना है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि भाई मैं इसको क्या करूँ, इसमें 2 और ऐड कर दूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 77 बन जाएगा। 77 आपको पता है किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है कि भाई 2 अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे तो 77 बन जाएगा। अब बात ये है कि मैंने यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं किसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि वो 2 हो? तो सिंपल है भाई 2 को मल्टीप्लाई करूँ, तो इसका मतलब है कि भाई हमने, अब देखें हमने 5 डिजिट कोड लिया कोई भी, ठीक है। छठा नंबर पे हमने कहा चेक डिजिट है। अभी हमें नहीं पता कि चेक डिजिट क्या है, हमने बस उसको वेटेज दे दी 1 की, ये वो रूल कहता है 1 की देनी है, उल्टी हमने वर्किंग की है 2 3 4 5 6 करके, और ये हमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके निकाला, तो भाई वो टोटल बना था 75। अब हमें पता है कि मॉड्यूलस 11 सिस्टम जो है वो आपको ये कहता है कि भाईजान आपका जो जवाब आना चाहिए ना इंक्लूडिंग चेक डिजिट, इन सब के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो होना चाहिए 11 का क्या चीज़? मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल 75 के बाद 77 77 बन तो सकता है, लेकिन इसमें फिर हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 2 को ऐड करने के लिए हमें पता है वेटेज तो 1 है, तो फिर क्या नंबर हो गया नंबर 2 बन जाए? ये आपका ये होगा। ये ऑब्वियसली हमेशा सेम चीज़ होगी, मतलब इधर 5 है उधर भी 5 होगा, क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई होना है। बात आई समझ? फॉलो की है? एक और ज़रा करके देख लें, या आप करोगे?
उसी की करना है। एक मैं करवा देता हूँ, एक प्लीज़ ज़रा खुद कर लेना, क्योंकि ना पेपर में आ गया तो मुफ्त के मार्क्स हैं, इसमें क्या करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ना सिस्टम खुद ही ये वाला नंबर निकाल रहा होता है, खुद ही नंबर ये जनरेट कर देता है। हम तो मतलब इस तरह प्रॉपर कर रहे हैं ना, लेकिन सिस्टम के अंदर एक बार ही वो सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया जाएगा, उसकी कस्टमाइजेशन करके कोडिंग शोडिंग कर दी जाएगी, वो खुद ही हर नंबर को उठाकर एक यूनिक डिजिट कोड दे दिया करेगा। इसका मतलब है कि किसी को नहीं पता होगा कि ये डिजिट कोड किस तरह से बनना है, ठीक है। मैनुअल आप एंटर नहीं कर सकते, उठाना है ये सिस्टम ने, तो फिर वो खुद से बंदा किस तरह डालेगा, ठीक है। अगर ये वाला सिर्फ होता ना तो ये तो कोई भी बंदा फेक बना के कोड शोड डाल देता, लेकिन आपने जो अगला डिजिट कोड डाला है वो निकलना इसी में से तो निकला है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक नंबर है, ये कोई भी हमने लिख दिया, ये आपका नंबर है, ठीक है जी। इसको अब हम क्या किया, हमने 1 2 4, ये 5 डिजिट है, हमने कहा छठा हमारा क्या होगा, चेक डिजिट होगा, ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमने इसको वेटेज दे दी है, तो ये तो हमें पता है ना कि इसको चेक डिजिट को 1 देनी है और उल्टा चल पड़ना है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, 6 15। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ये जो 5 डिजिट कोड हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आ गया 6 डिजिट कोड हो तो इसका मतलब है कि 6 डिजिट ये है, 7वां डिजिट आपका, जिस तरह मैंने एनटीएन की एग्जाम्पल दी, 7वां डिजिट आपका क्या है, चेक डिजिट है। तो फिर आपने इसको थोड़ा बढ़ा देना है, फिर वो 7 तक चले आएगा। ये हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो बुक में है, इसलिए इस तरह है। ये हो गया जी 24, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 8, ये अभी हमें नहीं पता। अच्छा जी, हमने पहले सब टोटल कर लेना, बैच टोटल आप कह लें जो चेक है, फिर ये बैच टोटल से मुराद क्या, एक जैसे इन चीज़ों का, फिर वो अलग है। ये 21 45 45 एंड 6 इज़ 51, 51 एंड 8 आर 51 और 8 कितने होते हैं भाई, 59 हो गए। कितने हो गए भाई, 59, इतने की है मेरे ख्याल में बन रही, 14 और 38 हाँ सही है, 59 हो गए। अच्छा, अब हमने ये बनाना है मॉड्यूलस 11 सिस्टम हम यूज़ करें, इसका मतलब है कि हमने 11 का मल्टीपल बनाना है। इसको माइनस हम कर नहीं सकते, आपको पता है, हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है सिर्फ। तो 59 में क्या ऐड किया जाए कि वो 11 का मल्टीपल बन जाए, 7 ऐड किया जाए तो 66 बन जाता है, और आपको पता है 66 11 इंटू 6 66 होता है। तो ये भाई 11 का मल्टीपल बन गया। अब इसका मतलब है कि हमें 1 की वेटेज है, तो 7 नंबर ऐसा चेक डिजिट है जो हमें चाहिए। अगर वो हमें मिल गया तो भाई हम अपना चेक डिजिट हमारा लग जाएगा। बात समझ गए, फॉलो किए बात। ज़रा इधर आए, उसने कहा इधर, ये तो चलो 6 डिजिट कोड नंबर इज़ 2 3 4 6 7 पहले था, 7 उसने क्या डाल दिया, ये उसने कहा 2 और आ गया, ये चेक डिजिट है। A computer program can carry out a mathematical check on the code for every transaction input for processing. The program will check that the total of the code digits when weighted as shown above is multiple on 11। सही है, और ये समझ लेगा कि यार ये जितना भी है ये मल्टीपल ऑफ 11 ही बन रहा है हमेशा। सही है, इसका मतलब है कि आप जो चेक डिजिट है खुद नहीं डाल सकते, ये सिस्टम जनरेट करेगा। इफ़ द weighted टोटल इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, अगर वो कहता है कि वो इसका नहीं है मल्टीपल, मिसाल तौर पर 65 आ गया ये, तो इसका मतलब है कि भाई या तो कोई एरर है या फिर किसी ने कोई ना कोई छेड़खानी की है। तो अगर एरर है, दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर प्रोग्राम विल डिटेक्ट एनी एरर्स, तो वो डिटेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटी फ़ौरन चल पड़ेगी। वो क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी कि यार कोई एरर है, एंड विल नॉट प्रोसेस द ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होगी। इंस्टेड द प्रोग्राम विल आउटपुट एन एरर रिपोर्ट सो दैट द एरर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड। आगे भाई बात समझ, ठीक है, हो जाएगा। चलो अच्छा, आगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ उसने पीछे से उठा के इधर आके एग्जांपल डाल दी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हमने जो कल भी पढ़ा था कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ क्या होती है कि एक ही बंदा सारे काम करने के बजाय आप उसको डिफरेंट हाथों में बांट देते हैं, और डिफरेंट लोगों का आपस में मिलकर कोलूजन करना, फ्रॉड करना थोड़ा मुश्किल होता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे जाहिर है उतने सारे लोगों को मिलाना बीच में मुश्किल भी होता है। तो आमतौर पर फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, एक तो ये है कि फ्रॉड से हट के कॉम्पिटेंस भी बढ़ जाती है ना, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। अगर मैं हूँ, मेरा काम सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इतना एक्सपर्ट हो जाऊंगा कि उसके अंदर एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएंगे वो। और सेकेंडली क्या है कि क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ परचेज़ ऑर्डर करना है मैंने, ठीक है, कि यार ये चीज़ चाहिए, मैंने परचेज़ मंगवानी नहीं है,
वो किसी और बंदे ने मंगवानी है, तो वो बंदा भी देखेगा कि यार मैं बिल्कुल, मेरा काम क्या है परचेज़ असल में रिसीव करना, तो मैं एग्जैक्टली ऑर्डर के अगेंस्ट ही करूँ, ठीक है। तो वो एक चेक रहेगा। अगर मैं सारा काम खुद कर रहा हूँ तो मैं किसी कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से दिल करेगा करूँगा, और चीज़ें ख़राब आ रही हैं सही आ रही हैं आई डोंट केयर, मुझे पता कौन सा और बंदा को देख रहा है मेरे काम को। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस तरह है। अब ये उन्होंने एग्जांपल दी, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, एक सिस्टम लॉग्स की बात आती है। सिस्टम लॉग के बारे में आपने सुना होगा, लॉग बुक भी जिसे कहते हैं। आप लोग मोबाइल भी यूज़ करते हो तो कॉल लॉग्स होता है उसके अंदर, कॉल्स किस किस को की है। मैसेज लॉग होता है, मैसेज किस किस को, व्हाट्सएप पे भी आप देखें कॉल लॉग्स आ रहा होता है, किस किस को कॉल्स आपने किए हैं, ऑडियो या वीडियो व्हाटएवर। तो सिस्टम लॉग्स भी एक इसी तरह की चीज़ है कि सिस्टम के अंदर किस किसने किस किस टाइम पे कौन कौन से काम किए हैं, किस बंदे ने कब एंटर किया है, ठीक, मतलब वो पासवर्ड कब उसने डाला है, कब उसने यूज़ करना स्टार्ट किया, अच्छा उसके बाद उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट हो रहा हर चीज़। अब अगेन बात वही है कि हर चीज़ की कॉस्ट है। अब आपने डॉक्यूमेंट तो करना है, लेकिन डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, आपको सर्वर भी परचेज़ करना है, उसकी भी कॉस्ट है। फिर तो पहले तो आपने सिस्टम लॉग के कंट्रोल इतने ज़बरदस्त बनाने हैं कि चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हों, उनको कोई बाईपास ना कर सके। तो कॉस्ट तो है, लेकिन अगर ये हो जाए तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट होने लग जाता है आपका। आप ये देखें कि ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भाई सिस्टम लॉग्स की बेस पे तो वक्त डाला हुआ है उसने। उसे कैसे पता चल गया कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो सिस्टम लॉग्स हैं। जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं, वो वहाँ पर आपका डाटा सेव हो रहा है, ठीक है। वो कैशे मेमोरी कह लें, कुकीज़ कह लें, जिस मर्जी शेप में कह लें। लेकिन वैसे तो खैर आजकल वो जब आप लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, उस वक्त ही वो कहते हैं नहीं हम आपका डाटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ लिखा होता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं हम जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है। तो भाई सिस्टम लॉग्स की बेस पर देखें, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया खड़ी होगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है ना कि भाई शहबाज सईद क्या काम करता है, किस तरह करता है, इसका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, किस तरह के मैसेज करता है, सही है। उसकी बेस पर उनने पता लग जाता है कि अच्छा इस शख्स के साथ जब हमने बात करनी है या कम्युनिकेट करना है, इसको जब एड्स दिखाने हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो किस तरह के दिखाने हैं, इस तरह हर किसी के बारे में। तो ये सिस्टम लॉग्स जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़े लेवल पर भी, ठीक है। तो भाई आपके उधर सिस्टम में भी होना चाहिए। अ लॉग फाइल इज़ अ फाइल दैट records events taking place in the execution of a system. This generates an audit trail. ये जाहिर है कि ऑडिट ट्रेल बन जाती है ना, पूरे का पूरा सिस्टम आपको पता लग रहा होता है कब किसने क्या किया है। एग्जाम्पल उसने कहा विच यूजर्स लॉग्ड इन, व्हेन एंड वेयर फ्रॉम, फेल्ड लॉग इन अटैम्प्ट्स, ये भी किस किसने बंदे ने ट्राई किया। इसका मतलब है कि देखें, ये जब आपके सामने रिपोर्ट्स होंगी, फिर आप मज़ीद कंट्रोल्स के ऊपर वर्क करेंगे ना, आपको पता लगेगा यार आपका सिस्टम वल्नरेबल है, बड़ा सेंसिटिव है, लोग इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आप फिर मज़ीद ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाएंगे। और ये खैर ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, इसको याद आपने इनको रख लेना, क्योंकि पेपर में आ सकता है 3 के नंबर का आया भी हुआ है, सिस्टम लॉग्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स। तो यही सारी एग्जांपल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ना पता। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर्स, ये पता होगा जहाज़ में वो जो ब्लैक बॉक्स एक होता है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है, उसकी मेन सफ़र क्या है, किधर जाना है, आगे क्या क्या करना है, वो सारा कुछ होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई जहाज़ गिरता भी है ना, उनका सबसे पहला मकसद ये होता है यार ब्लैक बॉक्स को पकड़े वहाँ से, वो ना कहीं हमारा चला जाए। वो आपने सुना होगा राशिद मनास की स्टोरी। राशिद मनास की थी कि वो जी इंडियन बॉर्डर्स में जा रहे लगे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं मतलब शहीद होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपना डाटा अपने मुल्क का उधर नहीं लेके जाने दूंगा। तो उन्होंने उधर ही गिरा दिया जहाज़। तो खैर वो ताकि ब्लैक बॉक्स जो है वो हमारे पास सेफ़ हो जाए, ठीक है। वो इधर ही रुका, गिर गए तो ब्लैक बॉक्स उन्होंने उठा लिया, तो डाटा बच गया हमारा, ठीक है। खैर इस तरह की काफ़ी सुनी हुई है, सही है। तो चलें जी, ये था। अच्छा, अब इसमें ना आगे कंट्रोल वीकनेसेस एंड द एग्ज़ाम, इसको आप कर दें डिलीट, मतलब क्रॉस मार दें 2.8। अगर तो खैर न्यू बुक है तो उसमें तो नहीं होगा, ये ओल्ड बुक थी तो इसमें था, तो जिनके पास है वो इसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब है कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है जी। चलें, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ आपने पूछ लेना है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।